कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहां कैदियों के दो गैंग्स के बीच हमेशा पंगा चलता रहता था। यहाँ हम देखते हैं कि क्रैब गैंग और टाइगर गैंग के बीच किसी बात को लेकर टेंशन एकदम पीक पर पहुंच गई है। असल में इस जेल पर राज कौन करेगा यही आज तय होना था। तो जब दोनों गैंग्स एकदम मार काट पर उतारू हो जाते हैं तभी वहाँ जैंग नाम का ये बंदा एंट्री मारता है। जैंग यहाँ क्रैब गैंग का मेंबर था। वह उनसे कहता है कि तुम्हारी तरफ से मैं इनसे फाइट करना चाहता हूँ। मतलब जैंग खुद को सबके सामने प्रूव करना चाहता था। ये सुनकर टाइगर गैंग का लीडर तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है क्योंकि वह खुद एक बहुत ही टफ फाइटर था। फिर क्या, वही हुआ जिसका डर था। टाइगर उसे ऐसी धुलाई देता है कि पल भर में जैंग जमीन पर गिरकर कराहने लगता है। यह देखकर क्रैब गैंग वाले उसकी मदद करने ही वाले होते हैं कि तभी पुलिस वहां आ धमकती है और सबको तितर बितर कर देती है। क्यों, कहानी थोड़ी कटी कटी सी लग रही है ना? चलो तुम्हें बताते हैं कि ये लोग कौन हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे। सब कुछ एकदम शुरू से जानते हैं। जैंग नाम का यह लड़का असल में एक स्क्रिप्ट राइटर है। अलग अलग फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखकर उसके दिन काफी अच्छे कट रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह अपनी राइटिंग पर फोकस नहीं कर पा रहा था। नतीजा यह हुआ कि उसने लोगों से काफी उधार ले रखा था जिसे अब वह चुका नहीं पा रहा है। ठीक इसी तरह उसने एक डेंजरस आदमी से भी स्क्रिप्ट लिखने के लिए एडवांस पैसे ले रखे थे पर अब तक डिलीवरी नहीं दी थी। वह आदमी जैंग के सामने ही किसी और की पिटाई करके उसे वार्निंग देता है कि अब वह यह सब और बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सब देखकर जैंग स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए उससे 2 महीने का और टाइम मांगता है, लेकिन वह आदमी कहता है कि अगर 4 दिन के अंदर स्क्रिप्ट जमा नहीं की तो वह उसके दोनों हाथ काट देगा। अब इतनी बड़ी स्क्रिप्ट वह 4 दिन में नहीं लिख पाएगा। ये तो तुम्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह घर लौटकर दिन रात अलग अलग फिल्मों की कहानियों को इधर उधर जोड़कर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है। पर फिर भी चौथे दिन तक स्क्रिप्ट फाइनल करना उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। इन सब से जैंग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उस दिन वह जमकर शराब पीने लगता है। ठीक उसी वक्त उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि काफी समय पहले उसके दादाजी का भेजा हुआ एक पार्सल उसके घर पहुंच गया है। ये सुनकर जैंग उसे ढूंढता है और उसे वो पार्सल मिल जाता है। वह उसे खोलना शुरू करता है। पार्सल ओपन करने पर उसे एक चिट्ठी और एक मैप मिलता है। वह उस वक्त काफी नशे में था, लेकिन उसी हालत में चिट्ठी में कुछ ऐसा पढ़ता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसके दादाजी ने उस चिट्ठी में बताया था कि उनके पूर्वजों का कुछ खजाना इस शहर की एक जगह पर छुपा हुआ है। जब जापान ने उनके देश पर हमला किया था तब उन्होंने एक कुएं के अंदर वह सारा खजाना छुपा दिया था। लेकिन ब्रिटिशों ने जब उनके देश पर राज्य किया तो उन्होंने उनके उसी पुराने पुश्तैनी घर को एक जेल में बदल दिया, जिसकी वजह से वह सारा खजाना उस जेल के नीचे दब गया। अब इस पार्सल में मिले मैप में उसी खजाने की लोकेशन थी। जैंग के दादाजी ने मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा जताई थी कि उनके खानदान का ही कोई वारिस इस खजाने को वापस निकाले, इसीलिए उन्होंने जैंग को यह चिट्ठी और मैप भेजा था। इतना ही नहीं, जैंग को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने एक गोल्ड बार भी भेजी थी। इसे देखते ही जैंग को उनकी बातों पर पूरा भरोसा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वह लोकेशन अब चीन की सबसे बड़ी और खतरनाक जेल के नीचे थी। एक ऐसी जेल जहाँ से एक मच्छर तक बाहर नहीं निकल सकता। वहाँ से वह खजाना लेकर कैसे निकलेगा? खैर, जैंग ने सोच लिया था कि उसे वैसे भी मरना ही है, इसलिए वह कसम खाता है कि चाहे जो हो जाए वह ये खजाना निकाल कर ही रहेगा। वह पूरा दिन बैठकर प्लानिंग करता है कि आखिर इस मिशन को अंजाम कैसे दिया जाए। प्लान तैयार होने के बाद उसका पहला काम था जेल के अंदर एंट्री मारना। अब जेल जाने के लिए कोई क्राइम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वह पुलिस के सामने ही किसी का लैपटॉप ठुस करके तोड़ देता है। नतीजा ये होता है कि पुलिस उसे अपना गेस्ट बनाकर उसी बदनाम जेल में ले जाती है। वहाँ पूरी चेकिंग के बाद उसे जेल की वर्दी पहना दी जाती है। उसकी सजा 3 महीने की थी, यानी जो भी करना था इन्हीं 3 महीनों के अंदर करना था। वहाँ पहुंचकर जैंग को समझ आता है कि जेल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। पहले ही दिन वह देखता है कि कैदी किसी को मारने के लिए हथियारों के साथ रेडी, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वे लोग असल में लड़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने लीडर क्रैब के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने का नाटक कर रहे थे। यहीं जैंग की पहली मुलाकात क्रैब से होती है। क्रैब उसे नया समझकर खुद उससे दोस्ती करने आता है। जब उसे पता चलता है कि इसका नाम जैंग है तो वह काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके एक जिगरी दोस्त का नाम भी जैंग था जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। क्रैब उसे कहता है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। इसका मतलब इस जेल में तुम राजा की तरह रहोगे, किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें हाथ भी लगा सके। असल में क्रैब और उसका गैंग अच्छे किस्म के लोग थे जो सिर्फ नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होते थे। लेकिन दूसरी तरफ टाइगर गैंग वाले एकदम बेखौफ और हिंसक थे। उन्हें तो जैसे बिना लफड़े के खाना हजम ही नहीं होता था। जैंग को इतना बड़ा भाई मिल गया था तो लग रहा था कि उसके दिन अब मजे में कटेंगे, पर अगले ही दिन उसे एहसास हो गया कि जेल में सुकून इतनी आसानी से नहीं मिलता। टाइगर गैंग के लोग नए चेहरे को देखते ही उसे पकड़कर टाइगर के पास ले जाते हैं। वहाँ उससे पूछा जाता है कि क्या उसने पहले ही किसी गैंग को ज्वाइन कर लिया है। जैंग नहीं चाहता था कि किसी गैंगबाजी में पड़कर उसका असली मकसद खराब हो जाए, इसलिए वह यह बात छुपा लेता है कि वह क्रैब गैंग का छोटा भाई बन चुका है। वह सीधे बोल देता है, नहीं, मैंने अभी तक किसी भी गैंग को ज्वाइन नहीं किया है। यह बात सुनकर टाइगर उसे एक तरह से जबरदस्ती अपने गैंग में शामिल कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि वह जिसे भी अपने दल में लेता था उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए उसे अपना थूक मिला हुआ ड्रिंक पिलाता था। जैंग मरते दम तक यह घिनौना काम नहीं करना चाहता था, पर जैसे ही वह मजबूरी में इसे करने वाला होता है तभी वहाँ क्रैब आ पहुँचता है।
वह बताता है कि यह लड़का पहले से ही मेरे गैंग का छोटा भाई है, तो तुम लोग इसे जबरदस्ती अपनी टीम में क्यों ले रहे हो। ये सुनकर टाइगर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जैंग पहले ही दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुका है। जेल का रूल था कि अगर कोई एक गैंग में चला जाए तो दूसरा उसे मजबूर नहीं कर सकता। इस चक्कर में टाइगर को क्रैब के सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। वह जैंग को खुली धमकी देता है कि इस बेइज्जती का बदला वह जरूर लेगा। अब देखो, जैंग ने अपनी मुसीबत कम करने के लिए जो दिमाग लगाया था, उससे समस्या अब डबल हो गई। इसके बाद से जैंग मन ही मन बस यही ढूंढने लगता है कि जेल की सटीक किस जगह पर वह कुआं हो सकता है। उसे एक और क्लू पता था कि वह कुआं एक बड़े पेड़ के पास है। ढूंढते ढूंढते एक दिन उसे वह पेड़ मिल भी जाता है, लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच वह खजाना कैसे निकालेगा, यही सबसे बड़ा सस्पेंस था। खैर, एक दिन जेलर उसे बताता है कि अब से उसे जेल की लॉन्ड्री में पार्ट टाइम काम करना होगा। ये सुनकर जैंग मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि काम के बहाने वह आसपास की चीजों को और अच्छे से देख पाएगा। इसी दौरान एक दिन वह लाइब्रेरी जाता है, जहाँ उसे जेल की कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं, जिनमें उस कुएं का जिक्र था। लेकिन कुएं की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए उसे जेल के कॉन्फिडेंशियल रूम के अंदर जाना होगा, क्योंकि वहीं जेल का पूरा ब्लूप्रिंट और फ्लोर प्लान रखा था। वह सोच ही रहा होता है कि उस कमरे में कैसे घुसे, तभी टाइगर गैंग वहां अपनी बेइज्जती का बदला लेने आ धमकता है। इधर क्रैब काफी देर से जैंग को नहीं देख पाता, तो उसे शक हो जाता है कि टाइगर जरूर उसके साथ कुछ कर रहा है। वह टाइगर से सीधे सीधे पूछता है कि जैंग कहाँ है। टाइगर शर्त रखता है कि अगर क्रैब वह थूक वाली ड्रिंक पिए तभी वह बताएगा। यह देखकर क्रैब के साथियों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन क्रैब जैंग को अपना मान चुका था, इसलिए उसे बचाने के लिए वह यह घिनौना काम करने से भी पीछे नहीं हटता। इसके बाद टाइगर बताता है कि उन्होंने जैंग को मारकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। सब लोग भागकर वहां जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। कुछ दिन और बीतने के बाद जैंग को पता चलता है कि आज दोपहर दोनों ग्रुप्स के बीच एक बड़ी फाइट होने वाली है। जैंग तुरंत प्लान बनाता है कि जब फाइट के दौरान पुलिस झगड़ा रोकने आएगी, तब वह मौका पाकर किसी पुलिस वाले से कॉन्फिडेंशियल रूम की चाबी झटक लेगा और अंदर घुस जाएगा। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, पुलिस सबको रोकने पहुंचती है। जैंग मौके का फायदा उठाकर एक ऑफिसर की कमर से चाबी निकालता है और तेजी से कॉन्फिडेंशियल रूम की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वह कमरा खोलने वाला होता है, ठीक उसी वक्त टाइगर फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैंग के हाथ में चाबी देखकर टाइगर को लगता है कि यह बंदा जेल से भागने की फिराक में है। बस यहीं से वह फिर से उसके साथ फाइट शुरू कर देता है। इधर जैंग की पिटाई होते देख क्रैब भी उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन इस छीना झपट्टी और हंगामे के बीच जैंग के हाथ से चाबी गिरकर एक दूसरे दरवाजे के नीचे चली जाती। इतनी करीब से मौका हाथ से निकलते देख जैंग बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इस घटना के बाद वह क्रैब से मुंह फुलाकर बैठ जाता है। क्रैब उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह बस उसे बचाना चाहता था, पर जैंग उल्टा उसे ही सुना देता है। जैंग कहता है, शायद तुम्हारे गैंग में आने के बजाय टाइगर के साथ रहना ही बेहतर होता, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैंने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी क्रैब उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। तभी वहाँ एक दूसरा कैदी आकर जैंग से कहता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे सिर पर क्रैब जैसे बंदे का हाथ है, वह तुम्हें सच में बहुत मानता है। ये सुनकर जैंग को एहसास होता है कि उसने क्रैब के साथ गलत बर्ताव किया। वह क्रैब के पास जाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और फैसला करता है कि वह अपने बड़े भाई को सब कुछ सच सच बता देगा। जैंग उसे शुरू से पूरी कहानी सुनाता है कि वह इस जेल में क्यों आया है। पहले तो क्रैब को यकीन नहीं होता, पर उसे पता था कि जैंग कम से कम उससे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए क्रैब खुद उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्रैब और जैंग मिलकर खजाना खोजने की असली प्लानिंग शुरू करते हैं। प्लान के मुताबिक सबसे पहले उन्हें कॉन्फिडेंशियल रूम में घुसना था। एक दिन काम के बहाने क्रैब एक पुलिस वाले पर डिटर्जेंट फेंक देता है। उस ऑफिसर को डिटर्जेंट से एलर्जी थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैंग उसकी चाबी और वर्दी उड़ा लेता है और पुलिस वाला बनकर सीधा कॉन्फिडेंशियल रूम में घुस जाता है। फाइनली उसे वह ब्लूप्रिंट मिल जाता है जो जेल के रिपेयर होने से भी पहले का था। उसे देखकर जैंग समझ जाता है कि वह जिस कुएं को ढूंढ रहा है वह दरअसल जेल के प्लेग्राउंड के नीचे दबा हुआ है। अब इतनी खुली जगह पर खुदाई करना तो नामुमकिन था, तो क्या किया जाए। जैंग को अपने मैप से याद आता है कि जमीन के नीचे एक बेसमेंट है जो सीधा प्लेग्राउंड के अंदर निकलता है। ये बेसमेंट केमिकल रूम के अंदर से जाता था। अब उनका पहला मिशन था उस बेसमेंट का रास्ता ढूंढना। वे केमिकल रूम में घुसकर छानबीन करते हैं और उन्हें एक ताला लगा हुआ दरवाजा मिल जाता है। जैंग अपने फिजिक्स के दिमाग और एक कपड़े की मदद से उस भारी चेन को आसानी से तोड़ देता है। जैसे ही वे नीचे उतरकर कुछ दूर जाते हैं, उन्हें सामने एक विशाल दीवार दिखाई देती है। इसी दीवार के उस पार वह प्लेग्राउंड और कुआं था। वहां पहुंचने के लिए दीवार तोड़नी जरूरी थी, लेकिन जिनके पास लोहे का एक टुकड़ा तक नहीं है, वे इतनी मजबूत दीवार कैसे तोड़ेंगे। यहीं जैंग का स्क्रिप्ट राइटर वाला दिमाग काम आता है। वह अपनी स्मार्ट सोच का इस्तेमाल करके खुद का एक ड्रिल मशीन बनाने का काम शुरू कर देता है। ढूंढते ढूंढते जैंग को एक पुरानी खराब वॉशिंग मशीन मिल जाती है। वह उस मशीन से मोटर निकालता है और उसमें एक लोहे की रॉड फिट करके उसे जुगाड़ वाली ड्रिल मशीन बना देता है। फिर वह उसे एक बाल्टी के अंदर रखकर चारों तरफ कपड़े ठूंस देता है ताकि शोर कम हो। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इतनी बड़ी दीवार में छेद करने पर जो आवाज होगी वह काफी दूर तक सुनाई देगी। जैंग इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। तभी क्रैब उसे एक जबरदस्त आइडिया देता है। वह कहता है,
जब तुम दीवार ड्रिल करोगे तब हम लॉन्ड्री की सारी वॉशिंग मशीनें एक साथ चालू कर देंगे। इससे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा शोर ड्रिल का है और कौन सा मशीन का। ये मास्टर प्लान सुनकर जैंग बेहद खुश हो जाता है और वे अपने मिशन पर लग जाते हैं। प्लान के मुताबिक जब भी जैंग ड्रिलिंग करता, बाकी सब मशीनें चला दी जाती। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कई दिनों तक काम के बीच बीच में वे यह खुदाई करते रहे। जैंग ने दीवार में इस तरह से छेद किए थे कि बस एक हल्का सा धक्का देते ही वह पूरी गिर जाए। जैसे ही दीवार टूटी, उसके पीछे से वही सदियों पुराना पुरातन कुआं निकल आया। यह देखकर दोनों की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खजाना खोजने के लिए अंदर घुसते हैं, लेकिन तभी क्रैब कहता है कि वह बाहर जाकर पहरा देगा ताकि कोई उन्हें पकड़ न ले। जैंग अकेला उस अंधेरे कमरे में आगे बढ़ता है। वह काफी दूर तक छानबीन करता है, पर उसे कहीं भी खजाने का नामो निशान नहीं मिलता। हालांकि चिट्ठी में लिखा था कि खजाना एक बॉक्स में है, पर वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। जैंग हार मानकर वहीं बैठ जाता है। काफी देर होने पर क्रैब भी अंदर आ जाता है और देखता है कि जैंग उदास बैठा है। जैंग उस वक्त एक पत्थर के बॉक्स के पास बैठा था। क्रैब जैसे ही उस पर से एक भारी चीज हटाता है, वह बॉक्स अपने आप खुलने लगता है। जैंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वह मामूली पत्थर समझ रहा था, उसी के अंदर 101 गोल्ड बार्स छिपी थी। इतना सारा सोना एक साथ देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब खजाना तो मिल गया, पर सवाल यह था कि इतनी सारी गोल्ड बार्स को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। इसके लिए जैंग एक जबरदस्त तरकीब निकालता है। वह सारी सोने की ईंटों को एसिड से भरी एक बाल्टी में डाल देता है। चूंकि एसिड में सोना गलता नहीं है और डेंजरस होने की वजह से कोई भी उस बाल्टी को हाथ लगाकर चेक करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब बाहर ले जाने का रास्ता भी मिल गया। जेल में एक कपड़ों वाली ट्रॉली थी जो हर रविवार को जेल के अंदर बाहर कपड़े लाने ले जाने के काम आती थी। जैंग प्लान बनाता है कि वह ट्रॉली के गुप्त हिस्सों में सोने की ईंटों को अच्छे से सजा कर रख देगा। वह ट्रॉली बाहर जाकर एक हफ्ते तक जेल के गैरेज में खड़ी रहेगी। इत्तेफाक से ठीक उसी वक्त जैंग की 3 महीने की सजा भी पूरी होने वाली थी, यानी वह जेल से रिहा होकर सीधा उस गैरेज में जाएगा और अपना खजाना समेट लेगा। जैंग यहाँ एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए कहता है कि वह इस सोने में से क्रैब को भी हिस्सा देगा, क्योंकि क्रैब की बेटी पैसों की तंगी की वजह से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रही थी। खैर, प्लान के मुताबिक वे धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होने लगा। एक दिन एक छोटी सी बात पर टाइगर ने क्रैब के गैंग के एक लड़के का हाथ बेरहमी से तोड़ दिया। यह देखकर क्रैब से रहा नहीं गया और वह टाइगर को सबक सिखाने पहुंच गया। उधर टाइगर पहले से ही जैंग पर बुरी तरह भड़का हुआ था, इसलिए वह लॉन्ड्री रूम में जाकर जैंग की धुलाई करने लगा। लेकिन उसी हाथापाई में एसिड वाला बॉक्स खुल गया और सारी सोने की ईंटें बाहर निकल आईं। इतना सारा सोना देखकर टाइगर की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इसी बीच क्रैब वहां पहुंचकर टाइगर को अधमरा कर देता था। क्रैब फैसला करता है कि वह आज टाइगर को जान से मार देगा, क्योंकि टाइगर अब खजाने का राज जान चुका था और उसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। क्रैब जैसे ही टाइगर का गला घोंटने वाला होता है, जैंग बीच में आकर उसे रोक देता है और धक्का देकर दूर कर देता है। यह देखकर क्रैब हैरान रह जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वे सब मिलकर गोल्ड को छुपा देते हैं। पुलिस के जाने के बाद टाइगर डील करता है कि अगर यह सोना बाहर ले जाना है तो उसे भी हिस्सा चाहिए, वरना वह सबको सच बता देगा। क्रैब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, पर जैंग मान जाता है। यह सुनकर क्रैब को बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि जैंग मतलबी हो गया है और सिर्फ सोने के लिए एक अपराधी से हाथ मिला रहा है। इसी नाराजगी में क्रैब खुद को मिशन से अलग कर लेता है। तभी क्रैब को खबर मिलती है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वह कोमा में है। अब उसे किसी भी हाल में जेल से भागना ही था। उधर टाइगर अपना ही गेम खेल रहा था। उसे लगा कि जैंग अकेले भागने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए वह जैंग को मारकर सारा सोना खुद हड़पना चाहता था। पर ऐन वक्त पर क्रैब वहां पहुंचता है और कहता है कि उसे सोने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह बस सबके साथ यहाँ से भागना चाहता है। अब टाइगर, क्रैब और जैंग मिलकर फाइनल एस्केप मिशन शुरू करते हैं। जैंग को एहसास होता है कि अकेले भागना और सबके साथ भागना अलग बात है, इसलिए उसे प्लान बदलना होगा। उसकी सजा खत्म होने वाली थी, पर उसे जेल में और वक्त चाहिए था ताकि वह भागने का रास्ता पक्का कर सके। टाइगर कहता है, फिक्र मत करो, मेरे पास इलाज है। इसके बाद हमें फिल्म का वही पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ टाइगर जैंग को पीट रहा था। वह सब नाटक था ताकि उनकी सजा बढ़ जाए और वे जेल में रुक सकें। जैंग प्लान बनाता है कि वे जेल की एनुअल पार्टी वाले दिन भागेंगे, क्योंकि उस दिन पुलिस रिलैक्स मूड में होगी। उसने रिसर्च से पता लगाया था कि जेल रिपेयर होते वक्त पुराने ड्रेनेज पाइप्स को छोड़कर नए पाइप्स डाले गए थे। वह पुराना पाइप सीधा समुद्र में जाकर मिलता था। मिशन के लिए क्रैब एक खास जैकेट डिजाइन करता है जिसमें सोने की ईंटें रखने के लिए बहुत सारे पॉकेट थे। पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जैंग गैस बैलून्स का इस्तेमाल करता है। वह बैलून्स में नॉर्मल हवा की जगह इथेनॉल गैस भर देता है और एक देसी टाइम बम जैसा लाइटर बनाता है। उसने एक टूथपेस्ट ट्यूब, 2 पेंसिल बैटरी और आयरन फोम का इस्तेमाल किया। ट्यूब से पानी धीरे धीरे टपकता था और जैसे ही पानी खत्म होता, बैटरी गिरकर आयरन फोम से टकराती और आग लग जाती। पार्टी के दिन जैसे ही धमाका होता है, पूरी जेल थर्रा उठती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टाइगर, क्रैब और जैंग सोने से लदी जैकेट पहनकर उस पुराने ड्रेनेज पाइप की तरफ भागते हैं। जैंग ने पहले से ही एक डुप्लीकेट चाबी बना रखी थी जिससे वे उस गुप्त रास्ते में दाखिल हो जाते हैं। उनके पास एक लंबी रस्सी थी जिससे उन्हें समुद्र में उतरना था, जहाँ टाइगर ने पहले से ही एक बोट का इंतजाम कर रखा था। इसी तरह जब वे टनल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं,
हैं तभी एक नुकीले कोने से टकराकर जैंग का पैर बुरी तरह कट जाता है। चोट इतनी गहरी थी कि दर्द के मारे जैंग का आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। वे एक किचन एरिया में रुकते हैं जहाँ जैंग हार मानकर क्रैब से कहता है, भाई मुझे लगता है मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, प्लीज तुम दोनों ये मिशन पूरा करो। लेकिन क्रैब उसे इस हाल में छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इधर टाइगर तो पैदाइशी बदमाश था। उसे वहाँ एक छुरी मिल जाती है जिसे वह चुपके से अपने पास रख लेता है। मतलब साफ था, मौका मिलते ही वह गद्दारी करने वाला था। खैर, क्रैब जैंग के पैर का खून रोकता है और वे तीनों फिर से टनल के आखिरी छोर की तरफ बढ़ते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे आखिर में पहुंच तो जाते हैं, पर वहाँ एक बड़ी मुसीबत खड़ी थी। टनल का आखिरी दरवाजा एक मोटी लोहे की दीवार से बंद था। उसे हाथ से तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन जैंग ने इसका तोड़ पहले ही सोच रखा था। उसे पता था कि यह बहुत पुराना ड्रेन है, इसलिए यहाँ भारी मात्रा में मीथेन गैस जमा होगी। अगर इस गैस में आग लगा दी जाए तो जो धमाका होगा उसके प्रेशर से लोहे का दरवाजा भी टूट जाएगा। जैंग के कहने पर वे सेफ्टी गेट खोलकर गैस रिलीज कर देते हैं। फिर जैंग अपनी वही बैटरी वाली तरकीब से आग लगा देता है। एक जोरदार धमाका होता है और फाइनली वह दरवाजा टूट जाता है। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखने लगा, लेकिन तभी टाइगर अपना असली रंग दिखाता है। मौका पाते ही वह छुरी से क्रैब और जैंग को बुरी तरह घायल कर देता है। उसका शुरू से यही इरादा था कि सारा सोना अकेला हड़प ले, पर बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ जैंग को पता था, इसलिए वह अब तक उनका इस्तेमाल कर रहा था। इसी खींचातानी में जैंग को एक मौका मिलता है टाइगर को खत्म करने का, पर वह चूक जाता है। टाइगर क्रैब का हाथ तोड़कर उसे रस्सी समेत नीचे फेंक देता है। जैंग अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी थामे रहता है ताकि क्रैब नीचे न गिरे। तभी एक मौका पाकर क्रैब टाइगर का पैर पकड़ लेता है और उसे अपने साथ गहरे समुद्र में खींच ले जाता है। टाइगर को उसके कर्मों की सजा मिल जाती है। अब जैंग एक धर्म संकट में फंस गया था। उसके एक हाथ में क्रैब था और दूसरे हाथ में सोने से भरी जैकेट। वह दोनों को एक साथ खींचने की कोशिश करता है, पर उसे समझ आ जाता है कि या तो वह सोना बचा पाएगा या अपने भाई क्रैब को। इस बार जैंग कोई गलती नहीं करता। वह सोने का मुंह छोड़ देता है और अपने प्रिय भाई क्रैब की जान बचा लेता है। आखिर में वे दोनों पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। फिल्म के अंत में 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि उन्होंने समुद्र से सारा सोना बरामद कर लिया है। चूंकि यह सोना जैंग के पूर्वजों का था, इसलिए कानूनी तौर पर यह सब उसे सौंप दिया जाएगा। उधर क्रैब को भी खबर मिलती है कि उसकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है और वह उससे मिल सकता है। इस तरह बहुत सारी मुश्किलों और कुर्बानी के बाद जैंग अपना ट्रेजर हंट मिशन पूरा करने में कामयाब होता है और यहीं पर यह दिलचस्प कहानी खत्म हो जाती है।